प्यारे बच्चों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रेणी में आज हम कक्षा 8वीं के वसंत भाग 3 का दूसरा अध्याय लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लाख की चूड़ियाँ। सबसे पहले हम इस पाठ का सार जानेंगे। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ द्वारा लिखी एक श्रेष्ठ कहानी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है। जो लोग गांव में रहते हैं और उनके छोटे मोटे काम होते हैं जो अपने घर में कर लेते हैं। लघु उद्योग अर्थात ऐसा छोटा उद्योग जो अपने घर में स्थापित किया जा सकता है और घर के व्यक्ति उसमें काम कर सकते हों। इसमें लेखक ने बदलते समय के साथ चीज़ों के परिवर्तन को भी दर्शाया है। इस पाठ में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। लेखक कहता है कि सारे गांव में बदलू ही उसे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वह उसे सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता है। बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक सदैव उसे काका कहकर पुकारता था। बदलू का घर कच्चा बना हुआ था, मिट्टी का। उसके घर के सामने एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे वह बैठकर भट्ठी में लाख पिघलाया करता था। बदलू अपना सारा कार्य मछिए पर बैठकर करता था। मछिया एक छोटा, जैसे आप खाट जानते हैं, खाट का एक छोटा रूप जो बैठने के लिए प्रयोग लाया जाता है। बहुत नीची जगह होती है वो। साथ ही उसका हुक्का रहता था। बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता था। छोटे बच्चों को लोग प्यार से कह दिया करते हैं लला। तथा उसके वहाँ पहुँचने पर झट से मछिया मंगवाता था। लेखक के लिए भी एक मछिया मंगवाता था जिस पे वो बैठ सके। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें करते थे। कभी उनकी बात का विषय लेखक का पढ़ाई होता था तो कभी घर और गांव की बातें होती थी। गांव में लेखक का ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतने लगा था। दोनों में उम्र का अंतर होने पर भी आपस में खूब बनती थी। बदलू मनिहार था। मनिहार उसे कहते हैं जो चूड़ियाँ बनाता है, और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक धंधा था, यानी माता पिता के ज़माने से, बाप दादाओं के ज़माने से वो ये कार्य कर रहा था। वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ भी ऐसी कि जो देखता रह जाए, कोई भी उसे देखे तो देखता रह जाए। गांव की सारी स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थीं और आसपास के क्षेत्रों के लोग उससे चूड़ियाँ लेने आते थे। बदलू व्यवहार और स्वभाव में अत्यंत सीधा साधा था। लेखक ने उसे कभी झगड़ा करते हुए नहीं देखा। शादी विवाह के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ जाता था, नेग लेने के समय। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व था, अर्थात जब वो किसी विवाहित या विवाह होने वाली लड़की के लिए जोड़ा बनाता था चूड़ियों का, तो उसका एक अलग महत्व होता था। लेखक अपने मामा की लड़की की शादी को याद करते हुए कहता है कि बदलू को उस समय मनाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ गए थे। ऐसे तो वो बड़े सस्ते में चूड़ियाँ दे दिया करता था या फिर वस्तु विनिमय के माध्यम से भी चूड़ियाँ दे देता था कि आप सामान दे के चूड़ियाँ ले जाइए। लेकिन यदि उसकी चूड़ियों को किसी शादी में पहना गया है, दुल्हन ने पहना हुआ है, तो उससे वह एक अच्छा खासा नेग लेता था, और अगर नेग नहीं मिलता था तो गुस्सा हो जाता था। बदलू को एक चीज़ संसार में जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, सबसे ज़्यादा अगर उसे किसी बात की चिढ़ थी, तो वो कांच की चूड़ियों से थी। यदि उसे ये कहीं दिख जाती तो अंदर ही अंदर वो जल उठता था। कभी कभी दो चार बातें सुना भी देता था, किंतु लेखक के साथ बदलू बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करता था। लेखक जब बदलू से कहता है कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह उत्तर देता है, शहर की बात और यह लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं। एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति एक शहर के बारे में जो कल्पना कर सकता है वो उसकी सोच में अच्छी तरह से दिखाई देता है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए ना। वो कहता है कि अगर शहर के लोगों की जो कलाइयाँ हैं वो बड़ी नरम होती हैं, तो अगर वो लाख की भारी भारी चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी, इसलिए वो कांच की और हल्की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेखक अक्सर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता और एक आध दिन वहीं रहता। अपने पिता की बदली हो जाने पर लंबे समय तक वह गांव नहीं आ सका। 8-10 वर्षों के बाद जब वह गांव आया तो इतना बड़ा हो चुका था कि अब वह लाख की गोलियों से नहीं खेलता था। उसे लाख की गोलियों का कोई चाव नहीं रह गया था।
लेखक ने सहसा गांव में देखा, मैंने अचानक 10 साल बाद जब वो गांव में पहुंचा तो देखा कि गांव की सारी स्त्रियां जो अभी तक बदलू की लाख की चूड़ियां पहना करती थी, वे भी अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक आध हाथों में ही वह लाख की चूड़ियां थी। अब कोई इक्का दुक्का ही था जो लाख की चूड़ियां पहनता था। तब उसे बदलू मनिहार का ध्यान आया। तब वह बदलू से मिलने उसके घर पहुंचा। वह चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। लेखक ने मिलने की सभी औपचारिकताएं नमस्ते वमस्ते किया और बदलू को अपना परिचय दिया। बदलू ने कुछ देर पहचानते हुए कहा, आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। आप दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। लेखक यह जानकर प्रसन्न था कि बदलू ने हार नहीं मानी थी, वह आज भी लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो आइए देखते हैं कि कहानी मूल रूप में कैसी है। शुरू करते हैं एक बार फिर से लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ जो लेखक है वह कह रहा है कि अपने मामा के यहाँ जब वो जाता था तो वो एक विशेष लालच में जाता था कि वहाँ से लौटते हुए उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ होती थीं और जो किसी भी बच्चे का मन बड़ी आसानी से मोह लेती थी, किसी भी बच्चे को अच्छी लग जाती थी। और मामा के वहाँ उसके जाने में सबसे मज़ा भी इसी बात का था कि उसको वहाँ से वापस लौटते हुए बहुत सारी गोलियाँ मिलती थीं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अमूमन यही होता है, आप जिस गांव में जाते हैं या जो भी रिश्तेदार आपका उस गांव में होता है तो आपके रिश्तेदार के जो समकक्ष होते हैं वो आपके रिश्तेदार में उसी रिश्ते में आते हैं जिस रिश्ते में आप गए हुए होते हैं। तो जो लेखक है वो अपने मामा के यहाँ जाता था, तो मामा के गाँव के जो सारे लोग हैं उन्हें भी लेखक का मामा ही होना चाहिए था। परंतु जो लेखक है वह बदलू को बदलू मामा नहीं कहता है, बजाय उसके क्या कहता है कि काका कहता था, बदलू काका कहता था। और ऐसा वो क्यों कहता था? क्योंकि उसके गांव के जो बदलू था या लेखक के मामा थे, उनके गांव के जो सारे बच्चे थे वो बदलू को बदलू काका कहते थे। तो उन्हीं की देखी देखा जो लेखक है वह भी बदलू को बदलू काका ही कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। अब जो बदलू है उसके घर की कुछ रूपरेखा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो बदलू है उसका मकान थोड़ा ऊंचाई पर बना था और मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन माने आंगन, खुला स्थान, और उसी में एक नीम का पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी जिस पर वह लाख पिघलाया करता था। अब करें उसी सहन में नीम के पेड़ के नीचे जो बदलू था वो अपना काम करता था। कौन सा काम करता था? उसी के बगल में एक भट्ठी दहकती थी जिसमें वह लाख आप ध्यान रखिए, चूँकि पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ हैं, मैं इस पर चर्चा कर लेना चाहता हूँ। लाख एक पदार्थ होता है जो गर्म करने पर पिघल जाता है, फिर उसको किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है और थोड़ी देर बाद वह फिर से टाइट हो जाता है, तो वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। पुराने ज़माने में इससे चूड़ियाँ बना करती थी, चूड़ियाँ कंगन। लाख के बारे में आप एक और घटना या वाकया याद करिए कि आप महाभारत जब पढ़ते सुनते हैं तो उसमें एक जगह था कि पांडवों के रहने के लिए कौरवों ने एक बार लाख का महल बनवाया था और जब सारे पांडव उसमें रहने लगे तो बाद में उसमें आग लगा दी गई, जिसमें ये माना गया कि जो सारे पांडव हैं वो जलकर राख हो गए। किंतु ऐसा हुआ नहीं था, वो बच गए थे और निकल आए थे। तो लाख जो है वो गर्म भी होता है, उसको गर्म करके किसी भी रूप में ढाला भी जा सकता है और वह आग भी बड़ी तेज़ी से पकड़ता है, बहुत जल्दी वो जल जाता है। उसी लाख को वो भट्टी दहकती हुई भट्टी में पिघलाता था और सामने एक लकड़ी की चौखट रखी रहती थी जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। जब लाख गर्म हो जाती थी तो वह वहाँ से उसको एक पटरी जैसा लकड़ी का पटरा रखा हुआ था, वह उस पर उसको
रोल करता था, उसको पतला बनाता था। जब वो पतला सा सरिये के समान हो जाता था, सलाख के समान होता था, तो वह उसे घुमा करके, थोड़ा सा काट करके, फिर घुमा करके चूड़ी का आकार देता था। उसी के पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। अब आप मुंगेरियों को देख लीजिए, उसके सामने रखी हुई हैं, जिसको वो हाथ में पकड़े हुए है। तो ये मुंगेरियाँ थी। मुंगरी एक चीज़ होती है गांव में अमूमन फसलों की मड़ाई के लिए। जैसे आपके पास चना हो, मटर हो, इन सारी चीज़ों को पीटने, सूख जाने के बाद पीटने के लिए लकड़ी का एक हथियार बनाया जाता है, जिसकी मूठ हाथ में पकड़ी जाती थी और बाकी सारा हिस्सा मोटा होता था। तो उससे पीटने पर हाथ में चोट नहीं लगती और जिस चीज़ को हम पीटते हैं उससे अनाज बाहर आ जाते हैं। तो ये मुंगरी होती थी। ऐसी ही मुंगेरी इसके पास थी, लेकिन इसके पास जो हैंडल था वो मोटा था और शुरुआत में पतला था, यानी पतले से मोटे की तरफ वो धीरे धीरे पतले से मोटा होता चला जाता था। अब चूड़ी बनाने के बाद वह इन्हीं मुंगेरियों पर उसे चढ़ाता था, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी को आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। सबसे पहले वो लाख को गर्म करता था। लाख जब पिघल जाता था तो उसको एक सरिये के समान पतला सा लंबा सा बनाता था, और ऐसा करने के बाद फिर वो एक साइज पर उसे काटता था और लाख को, जो नरम लाख होता था गर्म होने पर, उसे वो मोड़ करके आकार देता था, चूड़ी का गोल बनाता था। किंतु वह पूरी तरह से गोल नहीं होता था और अलग साइज का नहीं होता था। तो एक साइज में, चूंकि हमारा जो ये हाथ होता है यह भी कहीं न कहीं मोटाई से लेकर के पतलाई की तरफ होता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक इसी प्रकार की उसने मुंगेरी रखी थी। अब जब कोई एक चूड़ी बन जाती थी तो वह उसे यहाँ पर चढ़ाता था। उसके बाद अगर उसकी साइज इतनी ही चाहिए तो यही रहने देता था, उसको हर तरफ से पॉलिश करके दबा करके ठीक कर लेता था। या इससे बड़ी साइज चाहिए थी, थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाता था। उससे और बड़ी साइज चाहिए थी, थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाता था। उससे और बड़ी साइज चाहिए थी तो थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाता था, और उन्हीं मुंगेरियों पर चढ़ाकर वो उसको अच्छी तरह से गोल करता था और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उनको रंगता था। जब सारी चूड़ियाँ बन सक जाती थी दोनों हाथों की, तो ये बना लेने के बाद, पूरा उसका सेट लगा लेने के बाद, फिर वह उन्हें रंगता था, उन पर रंग करता था। अच्छा, बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया एक बैठने का साधन है। जैसे आप खाट देखते हैं तो चारों ओर से बुनी होती है, मचिया कुल इतना ही बड़ा होता है, इतनी ऊंचाई में इतना बड़ा, छोटा सा। जैसे आप बहुत छोटा सा स्टूल ले लीजिए, पर उसमें बुनाई होती है बाद से, जो रस्सी होती है उससे बुना रहता है, तो इसको हम मचिया कहते हैं। तो वह उसी पर बैठ करके अपना काम किया करता था, और जो मचिया थी वो बड़ी पुरानी हो गई थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। बगल में उसके एक हुक्का भी रखा रहता था। जब भी वो काम करता करता रुकता था तो हुक्के की तरफ एक बार मुँह लगा के हुक्का भी पी लिया करता था। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, और वह मुझे लला कहा करता, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। अब जो लेखक हैं, जब ये मामा के यहाँ जाते हैं अपने, तो इनका बहुत ज़्यादा समय जो है वो बदलू के यहाँ ही बीतता है। दोपहर का सारा समय ये बदलू के यहाँ बिताते हैं, और बदलू इनको लला कहा करता है। और जैसे ही लेखक उसके यहाँ पहुँचते हैं तो वह तुरंत लेखक के लिए भी एक मछिया मंगा देता है, जिस पर ये बैठते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब लेखक कह रहे हैं कि वो प्रतिदिन लगभग 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था, और चूड़ियाँ जब पूरी तरह से दोनों हाथों की तैयार हो जाया करती, 4-6 जोड़े, तो उन्हें बेलन पर चढ़ाता और दोनों बेलन को ऐसे सामने रखता और उसको बड़े ध्यान से देखता और प्रसन्न होता। ऐसे देखता कि वो बेलन पर चूड़ियाँ नहीं पहनी गई हैं, जैसे लगता कोई नई नवेली वधू है, कोई नई नवेली दुल्हन है, उसके हाथ में ये चूड़ियाँ लगी हुई हैं और वो कितनी सुंदर लग रही हैं। तो इसे वह चुपचाप देखा करता। बदलू मनिहार था। मनिहार, आपने गाना सुना होगा, मनिहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहार चूड़ीहारों को कहा जाता है, जो चूड़ी बनाने और बेचने का काम करते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। अब मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पेशा था, पैतृक पेशा था, यानी बाप दादाओं के समय से चलता चला आ रहा था, और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ जो बनाता था वह भी बहुत सुंदर होती थी। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा थी, माने लोग, मांग भी उसकी ज़्यादा थी, लोग खरीदते भी बहुत ज़्यादा थे।
उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी ही बनाई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां लेने जाते थे। जिस गांव में बदलू रहता था उस गांव की सारी स्त्रियां और बगल के गांव के लोग भी बदलू से चूड़ी खरीदने आया करते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब जो बदलू था यह कभी पैसे लेकर के चूड़ियाँ नहीं बेचता था, उसका मूल्य नहीं लेता था। उसके यहाँ अभी तरीका जो था वो वस्तु विनिमय का था। विनिमय माने होता है आदान प्रदान, एक से लो दूसरे को दो। वस्तु माने होता है सामान। तो जो वस्तु विनिमय है इसका अर्थ हुआ सामान के बदले सामान। यदि आपके पास कोई सामान है आप दूसरे को दे जाइए, उसके यहाँ जो सामान है उसे आप ले जाइए, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। जैसे आप गांव में अभी भी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ बेचने आता है तो लोगों के पास यदि पैसा नहीं होता है तो बदले में वो सामान दे देते हैं। जैसे तरबूज अरबूज वाले अक्सर ऐसा करते हैं। जिनके पास खेती नदी के आसपास है तो गेहूँ चावल उनके यहाँ नहीं होता तो वो तरबूज लगा लेते हैं और तरबूज लेकर के वो गेहूँ चावल वालों के यहाँ जाते हैं तो लोगों को तरबूज नहीं मिलता है तो तरबूज उससे लेते हैं और अपना गेहूँ चावल उसको देते हैं। तो ये वस्तु विनिमय था। खैर अब ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं, धीरे धीरे लोग पैसों से चीज़ें खरीदने लगे हैं। तो लोग अभी भी उसे अनाज, जो बदलू है उससे अनाज के बदले में चूड़ियाँ ले जाया करते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। अब कह रहे हैं जो बदलू है वो बहुत सीधा था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। लेकिन कभी कभार ये कुछ एक घटनाएं हैं जब लेखक को याद आता है कि शादी ब्याह के अवसरों में वो थोड़ा जिद पकड़ लेता था कि उसको जो मूल्य चाहिए होता था उसको वही चाहिए होता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब कह रहे वो किसी को पूरे जीवन भर चाहे फ्री में चूड़ियाँ दिया रहे, कुछ भी मत लिया रहे, एक भी पैसा मत लिया रहे, लेकिन यदि उसी व्यक्ति के घर यदि विवाह पड़ गया और विवाह का जो जोड़ा है यदि उसे बदलू ने दिया है तो पूरे जीवन की वो सारी कसर निकाल देता था। उसमें वो जो है समझौता नहीं करता था, उसके मुंह से जो निकलता था वो वही लेता है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। सुहाग का जोड़ा जिसको पहन करके विवाह हो रहा है उसका महत्व भी कुछ अलग होता है। तो इस महत्व को अच्छी तरह से भुनाता था। जिसके यहाँ वो चूड़ियाँ पहुँचाने जाता था तो बड़ी झिकझिक करता था। लेखक कह रहा है कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब लेखक एक घटना बताता है कि इसके मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी और उसमें वो पैसा वैसा कुछ कम दे दिए होंगे तो बिगड़ गया था और उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना मुहावरा है, अर्थात बड़ी परेशानी का सहन करना या बड़ी परेशानी महसूस करना किसी भी काम को करने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे सो अलग। सामान्य तौर पर वही चूड़ियाँ वह थोड़े से अनाज के बदले में दे दिया करता था। लेकिन यदि उसकी चूड़ियों का प्रयोग किसी शादी ब्याह में हो रहा है तो शादी ब्याह में वो नेग लेता था और इसके बदले में उसकी घरवाली के लिए भी कपड़े मिलते थे, उसको भी वस्त्र मिलते थे, बहुत सारा अनाज मिलता था, पगड़ी मिलती थी और पैसे जो मिलते थे वो अलग मिलते थे। और इसमें से यदि कोई भी चीज़ कम पड़ जाती थी तो वह जिद ठान लेता था, वह मानता ही नहीं था। आगे आइए। यदि बदलू को संसार में किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे मशीनों ने तेजी लाई इस काम में और जो चीज़ें लाख की हाथ से बना करती थीं वही चूड़ियाँ अब कांच की मशीनों से बना करती थीं। तो जो बदलू था चूँकि उसके व्यवसाय के विपरीत में था, इससे उसका व्यवसाय चौपट होता था तो जाहिर सी बात है कि उससे इसको कष्ट होता था। खैर कष्ट ही होता था ये सामान्य बात है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसी चीज़ से होता था तो वही कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना दिया करता था। उसके सामने कोई कांच की चूड़ियाँ पहने मिल जाए तो अंदर ही अंदर उसको बड़ी कुढ़न होने लगती थी, बड़ी जलन होने लगती थी और मौका पाते ही या अगर नहीं रहा जाता था तो दो चार बातें सुना देता था। बड़े आए हैं कांच की चूड़ियाँ पहनने वाले, कमज़ोर है, ये है, टूट जाएगा, चुभ जाएगा, सारी बातें जो भी उसके दिमाग में आती थी वो उस महिला को सुना दिया करता था। लेखक कहते हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में।
तो कह रहे हैं लेखक कि वो इससे घंटों बात करता था, कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में बात करता था, कभी दोनों गांव की चर्चाएं करते थे और कभी शहर के बारे में लेखक उसे बताता था। तो लेखक उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता था। जब लेखक ये उसको बताता कि शहर में तो सारे लोग कांच की ही चूड़ियाँ पहनते हैं, आपको इतनी परेशानी होती, तो वो इसका उत्तर देते हुए कहता था कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। माने शहर जो है उसकी अलग बात है, वहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पहनकर सड़कों पर पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनूं तो मोच नहीं आ जाए। तो चूँकि ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं हैं उन पर विभिन्न प्रकार के बंधन होते थे, वो सामान्यतया लोगों के सामने नहीं आते थे। शहरों में अब इस स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। खैर परिवर्तन तो अब गांव में भी परिलक्षित होने लगा है। गांव के लोग भी अब बाहर निकलने लगे हैं और स्वतंत्रता महसूस करने लगे हैं, किंतु एक ज़माना ऐसा था जब ये कहानी लिखी गई थी तो गांव में लोग बाहर नहीं निकलते थे, और अपने मर्दों के साथ तो, अपने पतियों के साथ तो एकदम नहीं। महिलाएं महिलाओं के साथ निकलती थी, वह भी सार्वजनिक तौर पर नहीं। तो वो कमेंट करता है, वह ताना मारता है कि शहर की बात ही और है, वहाँ तो जो महिलाएं हैं वो अपने मर्दों का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं, अर्थात उनकी कलाइयाँ जो होती हैं वो भी बड़ी नाजुक होती हैं। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उसमें मोच नहीं आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से व्यंग्य करना है कि यदि लाख की चूड़ी पहनेंगे तो मोच आ जाएगा। अब इतना भी हल्का किसी की कलाई नहीं होती है, लेकिन जो शीशे की चूड़ियाँ होती थीं, कांच की चूड़ियाँ होती थी, वो बड़ी आसानी से मिल जाती थी, सुंदर होती थी, डिजाइन होती थी, उसमें सारी चीज़ें होती थी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, खूब सेवा भाव भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह मेरे लिए सदा मलाई बचा कर रखता। कह रहे हैं जब उसके यहाँ गाय दूध दे रही होती थी तो लेखक के लिए वो हमेशा मलाई बचा करके रखता। जैसे उसे पता चल जाता था कि लेखक गांव में आ गया है तो दूध की सारी मलाई वो बचा करके रखता था, लेखक को खिलाता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा जाता था। और जब आम का सीज़न आता था, वर्तमान सीजन जो ये आप देख लीजिए, आम पर बौर आ गए हैं और आम फरने लगे हैं, तो इस सीज़न में चूँकि उसके यहाँ आम के पेड़ थे तो आम होता था, तो रोज़ 2-4 आम लेखक उसके यहाँ बैठकर खा ही जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि रोज़ ही लगभग वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। अब कह रहे हैं लेखक की ये सारी बातें तो ठीक थी, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा लालच मेरे अंदर था, या जिसके कारण मैं बदलू को पसंद करता था। वो अपने बचे हुए लाख की 1-2 गोलियाँ रोज़ ही बनाई देता था। लेखक कहते हैं मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गाँव न जा सका। अब कह रहे हैं कि बहुधा माने प्रायः ऐसा होता है कि हर गर्मी की छुट्टी में मैं वहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही ऐसा वो कर पाया। उसके बाद फिर लेखक के पिताजी की बदली हो गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी एक दूर के शहर में, और उसके बाद फिर एक लंबे समय तक वो वहाँ जा नहीं पाए, उस गाँव में नहीं पहुँचे। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक कहते हैं कि वो 8-10 साल बाद फिर अपने मामा के गांव पहुँचे, और अपने मामा के गांव पहुँचने पर वो इतने बड़े हो चुके थे कि अब उनकी रुचि जो थी वो लाख की चूड़ियों में नहीं रह गई थी। लाख की चूड़ियाँ अब उन्हें उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी बचपने में लगती थी। आदमी जब बड़ा हो जाता है तो ऐसे छोटे मोटे खेल के चीज़ों पर बड़ा ध्यान नहीं देता। हम ही लोग थे जब बचपन में थे, बहुत छोटे थे, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पसंद आती थी। आज बड़े हो गए हैं तो पुरानी चीज़ें हमको बकवास लगती हैं, हम उन्हें नहीं, उनके साथ नहीं खेलना चाहते। अब गांव में होते हुए भी मुझे कई दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया। अब कह रहे हैं लेखक कि चूँकि मैं बड़ा हो गया था, मैं गांव में भी था और बचपने में मेरा जो परम मित्र था बदलू, अब चूँकि उसकी बनाई गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी, इसलिए उसका ध्यान भी नहीं आया, वह भूला रह गया, वह याद नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं, बिरले ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ मैंने देखी। अब कह रहे हैं कि इस बीच मेरा अचानक एक बात पर ध्यान गया कि गांव के जो सारे लोग थे, सारी स्त्रियां थी, उन्होंने कांच की चूड़ियां पहनी है। विरले माने किसी एक का दुक्का हाथ में ही। अब
लाख की चूड़ियाँ हैं। सहसा तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। अच्छा, लेखक को याद क्यों आया? मामा की इनकी एक लड़की थी, एक दिन बरसात में वो गिर गई। गिरने के बाद उसने खुद हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनी थी और कांच की चूड़ी टूटने के बाद उसकी कलाई में चुभ गई तो बहुत उसे खून बहा। तब इसे याद आया कि अच्छा, चूड़ियों में एक क्वालिटी और होती है जो बदलू बनाया करता था, वो लाख की चूड़ियाँ होती थीं। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा पड़ा था। अब कह रहे हैं कि बदलू जो था वो वहीं सहन जो उसकी थी, चबूतरा था, उसका आंगन था, उसी में नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। लेखक वहाँ पहुँचते ही नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो बदलू ने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर उठकर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारना शब्द होता है बड़े ध्यान से देखना। अब जब लेखक उसके यहाँ पहुँचा, उसको नमस्ते किया तो नमस्ते का जवाब भी उसने दिया, परंतु जैसा कि अब लेखक की भी आयु हो चुकी थी, बड़ा हो गया था, चूँकि बद्दू ने उसे बचपने में देखा था और वो 10-12 साल बाद जा रहा है तो बदलू की उम्र भी ढल रही थी, तो उसे याद नहीं रहा। वह पहचानने की कोशिश करता रहा और इस कोशिश में देर तक इसे निहारता रहा। तब लेखक ने बताया, मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब एकदम, अरे आओ आओ लला, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो बड़ी देर तक वो सोचता रहा। फिर जब उसे अचानक याद आया तो उसने प्रसन्न होते हुए और एकदम अचानक बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो लेखक ने कहा, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया नजर आई और न ही भट्ठी। अर्थात इतने दिनों में उसने मछिया भी हटा दी और उसने भट्ठी भी खत्म कर दी, यानी उसने बनाना बंद कर दिया। तो लेखक ने पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका? तो जवाब देता है वो कि नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब वो कहता है कि मेरी जो लाख की चूड़ियाँ हैं उसको अब कोई नहीं पूछता। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है, माने कांच की चूड़ियाँ अब हर गांव-गांव पहुँचने लगी हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये अल्लाह, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। अब उसने मशीनी युग पर तंज कसा कि लल्ला मशीनी युग है और कांच की चूड़ियाँ सुंदर होती हैं ना। जो काम लोग पहले आदमियों से करवाते थे वो मशीनों से होने लगा है। और मशीनी युग पर ये एक बड़ा व्यंग है, बड़ा प्रश्न है कि जब मशीनें हमारी सहायता के लिए आई तो उन्होंने आदमियों को विस्थापित कर दिया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। मशीनों के कारण पहले होता था कि जो 50 आदमी मिल करके दिन भर में कोई भी मेहनत का काम करते थे, कोई खुदाई करते थे, आज एक जेसीबी मशीन 2 घंटे में उसे करके रख देती है। तो ये 50 लोग जो हैं वो विस्थापित हो गए, बेरोजगार हो गए। तो मशीनों ने रोजगार छीनने में बड़ा योगदान दिया है, लोगों को बेरोजगार करने में मशीनों का बड़ा हाथ है। और ठीक उन्हीं मशीनों के कारण हमारे पाठ का जो नायक है बदलू है वह भी बेरोजगार हुआ है। तो वो इस पर व्यंग करता है, इसका प्रश्न उठाता है कि आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, माने बैल से अब जोतना लोगों ने बंद कर दिया है, अब ट्रैक्टर से जोत देते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। अब चूँकि कांच की चूड़ियाँ सांचे में बन करके आती थी, सभी एक समान होती थी, और मशीनों से बनने के कारण उनकी सुंदरता में भी 4 चांद लगा रहता था। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा, लेकिन काका कांच तो खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। तो वो कहता है कि नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब उसने इस बात का समर्थन किया, हाँ नाजुक तो होता ही है, और जब ये वह यह बात कह रहा था तो उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक बीमारी होती है सांस से संबंधित, जिसमें खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी है।
और अस्थमा के साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। अस्थमा उसी दमा सांस लेने की परेशानी को कहते हैं। तो जैसे जैसे अस्थमा हुआ, अस्थमा के साथ उसका शरीर जो था वो ढल गया, अर्थात वो कमज़ोर हो गया। और कमज़ोरी का आलम ये रहा कि उसके माथों पर, यहाँ पर नसें और हाथों में जो नसें थी वो सारी उभर आई थी, वो दिखने लगा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब चूंकि लेखक ये सोच रहा था पता नहीं शायद इसको दमा हो गया है या अस्थमा है, तो वो बैठे बैठे भांप लिया उसने कि कहीं लेखक ऐसा ही नहीं सोच रहा है ना। तो उसने कहा कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी माने ऐसी खांसी जो जिस तरह से फसल का एक चक्र होता है, एक समय निश्चित समय पर होता है, तो वो आती रहती है। तो वो कह रहा यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, माने जैसे इसका समय पूरा होगा ये अपने आप सही हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। फिर कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब कह रहे हैं कि लेखक चुप था और मन ही मन सोच रहा था कि जो बदलू है उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है, बड़ा कष्ट छिपा हुआ है, वो मन में बड़ा दुखी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। अब चूंकि जब मशीनों के कारण इनके बदलू की जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ हुई थी या बदलू बेरोजगार हुआ था, तो लेखक का ध्यान इस बात पर भी गया कि जब से मशीनें हमारे समाज में आई हैं तो मशीनों ने कितने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। हाथ काट देना मतलब हाथ काम लायक मत छोड़ना, ठीक है। तो मशीनें आ गई हैं, हमारे सामान्य जीवन में भी मशीनें हैं। आज हम हर चीज़ के लिए मशीनों पर ही आश्रित रहते हैं। तो मशीनों ने हमें एकदम निकम्मा बनाया है, हमारा रोज़गार छीन लिया है, हम मेहनत करने से बच रहे हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद फिर दोनों चुपचाप बैठे रहे, दोनों के पास कोई बात नहीं थी, इसलिए दोनों बैठे रहे। तो लेखक कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक को लगा कि इस माहौल में फिर बात बदलनी चाहिए, तो उन्होंने आम की फसलों के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि आम की फसल अब कैसी है? तो बदलू कहता अच्छी है लला। उसने लहक कर उत्तर दिया, लहक कर मानी बड़ी प्रसन्नता में, बड़ा खुश होकर, और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो मैं भूल गया। अब उसने फिर अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाई, रज्जो लला के लिए आम ले आओ, और फिर लेखक की तरफ मुँह किया और उसने कहा, माफ़ करना लला, मैं तो तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अब सामान्य तौर पर अमूमन कुछ शर्म के मारे या झिझक के मारे लोग मना कर देते हैं। लेखक ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं काका, इस साल आम तो बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब फिर प्रसन्न होकर वो कहने लगा कि अच्छा, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा, बिना आम खाए जाना नहीं है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब कह रहे हैं कि लेखक चुप हुए और सोचने लगे कि एक समय ऐसा भी था कि जब मैं यहाँ गांव में आता था तो वह मेरे लिए मलाइयाँ भी बचा करके रखता था। तो मैंने उससे मलाई की याद आई तो फिर गाय की भी याद लाजिमी है। तो उसने पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए उसे बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब गाय के बारे में पूछा तो पता चला कि गाय को भी बदलू ने बेच दिया है। परेशानी क्या थी? खिलाने को नहीं मिलता था। तो इतने में रज्जो, जो उसकी बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आई। तो लेखक ने कहा, यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। तो वह कहता, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र में था तो इसके 4 आम एक वक्त में खा जाता था। अब चूंकि शहर के लोगों से उसे ऐसे ही परेशानी थी, और जब लेखक ने मना किया कि वो इतने आम नहीं खा पाएगा तो उसने फिर से व्यंग किया, शहरी ठहरे ना, और जब तुम्हारी उम्र का था तो जितना आम तुम्हारे सामने रखा है इसका 4 गुना आम तो मैं एक बार में खा जाता था, एक वक्त में खा जाता था। तो लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात ही और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब उसने अपनी बेटी को फिर से बोला कि लला को 4-5 आम बढ़िया वाले छांट करके दो और सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम का एक प्रकार होता है जो थोड़ा सा लालिमा लिए होता है, देसी आम है ये। तो उसी को वो देने की बात कहता है और कहता है कि देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार है। यानी सिंदूरी आम का जो पेड़ था वो उसी साल तैयार हुआ था, उसी साल उसका पहली बार फल लगा था। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर, अंजलि माने
अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। अब कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उसके हाथ से आम लेने गया तो मेरा ध्यान अचानक उसकी कलाई पर पड़ा, और उसकी गोरी कलाई पर जो लाख की चूड़ियाँ थी वो बहुत फब रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। अब उसने देखा कि मैं रज्जों की चूड़ियाँ देख रहा हूँ, तो उसे लगा कि इस समय लाख की चूड़ियों में यही एक खेप बची हुई है, तो वो उसके बारे में बताने लगा कि यह मैंने सबसे आखिरी जोड़ा बनाया था और जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था, जो उस गांव के जमींदार थे, बड़े आदमी थे, उनकी बेटी के लिए। और वो इसके 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। 10 आना, 4 आना 25 पैसा होता है, तो और 16 आना जो होता है वो 1 रुपया होता है। तो ये करीब 50-60 पैसे के आसपास वो उसको दे रहे थे, 60-62 पैसे। तो मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ, यानी मुझे दाम कुछ सस्ता लगा तो मैंने उसे जोड़ा दिया नहीं, और मैंने कहा जाओ अपना शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिया और खाकर फिर थोड़ी देर पश्चात चला आया। आम लिया लेखक ने, उसे खाया और उसके बाद कुछ देर बाद चला आया। लेखक कहता है कि मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, अर्थात उसने काम तो बंद किया कांच की चूड़ियों के आ जाने से, लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ उसने बना रखी थी उसमें समझौता नहीं किया था किसी से। वो अभी भी अपनी बातों पर अडिग था और उसी जिद पर था कि मेरे मूल्य पर देना है तो लो, नहीं तो जाओ अपना शहर से ले आओ। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए, माने उसकी जो पर्सनालिटी थी वह लाख की चूड़ियों जैसी थी, कांच की नहीं कि जो बड़ी आसानी से टूट जाए। लाख मजबूत होता है, उसकी चूड़ियाँ भी मजबूत होती हैं और बदलू भी मजबूत था। तो ये पाठ लिखा गया है कामतानाथ जी के द्वारा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मुख्य विडंबना यही है कि मशीनों के आ जाने से जो लोग बर्बाद हो गए हैं, जिनके पास अब रोजगार नहीं बचा है, यह पाठ मूलतः उन्हीं की व्यथा को लेकर के लिखा गया है। और जैसे जैसे मशीनें हमारे समाज में आती जा रही हैं, लोगों का काम छिनता जा रहा है। खैर, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि यदि मशीनों को हम रोक दें तो भी हमारा विकास हो पाएगा, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि मशीनों के द्वारा ही हमारे सारे काम सिद्ध हो पाते हैं। किंतु कहीं न कहीं हमारे समाज में एक समभाव की स्थिति ले आनी पड़ेगी मशीनों और रोजगार के मामले में, कि मशीनों की संख्या इतनी अधिक ना हो कि व्यक्ति एकदम रोजगार हो जाए, निकम्मा हो जाए, और मशीनों की संख्या इतनी कम भी ना हो कि हमारी आवश्यकताएं ही ना पूरी हों। हम यदि इन दोनों बातों पर विचार करें तो दोनों अपनी जगह पर सही लगते हैं। यदि हम व्यक्ति के तौर पर विचार करें तो हमको लगता है कि व्यक्ति के पास काम होना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि हम मशीनों के या आवश्यकता के हिसाब पर बात करें तो व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। जितना काम मशीनें कर सकती हैं उतना काम व्यक्ति नहीं कर सकता। मशीनें निश्चित हैं, न उन्हें एनर्जी चाहिए, न उन्हें रुकना होता है, और वो हर काम एक बराबर करती हैं। तो मशीनों का भी अपना महत्व है, लोगों का भी अपना महत्व है। समाज में दोनों में समभाव होना चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों के अवसरों में समान भाव हो। इसी संदेश के साथ समाप्त करते हैं। आप लोग प्रश्न अभ्यास यहाँ पर है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर काका क्यों कहता था। तो सारे प्रश्नों के उत्तर व्याख्या में आपको मिल गए। व्यस्त विनिमय के बारे में भी बता दिया, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, आजकल हम लोग पैसे से ले लेते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा, बेरोजगारी, मशीनों के आने से बेरोजगारी बढ़ी है, तो लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू के मन में व्यथा थी कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, मशीन ने कितनों को बेरोजगार कर दिया है, कितनों का रोजगार छीन लिया और जीवन यापन में परेशानी ला खड़ी कर दी है। फिर अगली है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया है। बदलू का जीवन परिवर्तित और उसने अपना काम धाम बंद कर दिया, गाय बेच दी, कमज़ोर हो गया, दमा का मरीज हो गया, चिंतित रहने लगा, हाथ और माथे की नसें उभर आई। तो ये बड़े सारे परिवर्तन होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मुझे
उत्तर लिख करके ठीक ठाक फ़ोटो खींच करके भेजिए ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। धन्यवाद।